अब बात करते हैं क्लास 12th की। कल कहाँ तक पढ़ा था बताओ मेरे को। अब ध्यान मेरी तरफ, कंप्लीट क्लास। एक दल के प्रभुत्व का दौर है ना। सबसे पहले हमने बहुत सी चुनौतियां देखी थी कि लोकतंत्र स्थापित करने में बहुत सी परेशानियां, और ये वयस्क मताधिकार लागू करना, महिलाओं को अधिकार देना, है ना, तब भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। उसके अलावा कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत अच्छा था, यानी कि इन्होंने मतलब फर्स्ट के 20-25 सालों में कांग्रेस ने बहुत मज़े ले लिए। अब मज़े लिए क्यों वो आज पता करेंगे, है ना, कि ऐसा क्या क्या इसने दूसरी पार्टियां बिल्कुल डाउन ये मज़े ले रही थी, तो आज के समय बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हाँ, बीजेपी की 3 सालों से मज़े, 3 साल मतलब 8 साल हाँ होने ही वाले हैं, है ना, मतलब उसके तीन काल होने ही वाले हैं ना, 5 ठीक है। अब की बार जीत गई तो हो जाएगी, तीन कार्यकाल पूरे हो जाएंगे पूरे। कौन जीतेगा? अब मैं नहीं बता सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये हवा कभी भी बदल सकती है, ठीक है। अपन तो जिसकी तरफ हम उसकी तरफ। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई एक कदम उठाता है तो विपक्ष 10 कदम उठाता है, समझे ना। अभी अपन डिस्कस करेंगे बहुत सी चीज़ें, सभी के काम आने वाली है। तो कल हमने मतदान के बारे में बात की थी, ठीक है। अक्टूबर 1951 में मतदान शुरू हुए थे और फरवरी 1952 में मतदान खत्म हुए थे, यानी कि 6 महीने लगे थे फर्स्ट चुनाव होने में। लगे थे कि नहीं लगे थे? और इन्हीं चुनाव को क्या कहते हैं? 1952 के चुनाव, है ना। 51 न के 52 कहते हैं, क्योंकि देश के अधिकतर राज्यों में चुनाव कब हुए थे? 1952 में। ये समझ में आया कि नहीं आया? वयस्क मताधिकार सफल हो गया था और सारे का मुंह बंद। सारे लोग जो बोल रहे थे ना कि ये क्या है, तुम फालतू का कर रहे हो, मतलब वयस्क मताधिकार मत रखो, सिर्फ लोगों को अधिकार दो, महिलाओं को मत दो, ऐसे बहुत सी चीज़ें। यानी कि कोई, मैंने बोला ना, कोई आगे बढ़ता है तो लोग नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो उस समय नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। यानी कि जितनी जनता अशिक्षित अनपढ़, देखा था 15% लोग ही क्या है, शिक्षित है, और ऐसे में उनको ट्रेनिंग देना, अलग से अधिकारियों को ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल भरा काम था। फिर भी सारी प्रक्रिया हुई, 2 बार 3 बार चुनाव कैंसिल हुए, 2 बार हुए थे ना, फिर चुनाव किए गए और एक सफलतम परिणाम मिल गया। अब बात करते हैं, चुनाव तो हमने करा लिए पहले वाले, अब बात करते हैं कब कब चुनाव हुए और कौन कौन सी पार्टी मजे ले रही थी और कौन कौन सी दिक्कतें आई और किस प्रकार एक ही पार्टी अपना वर्चस्व दिखा रही थी, और आज वो वर्चस्व दिखाए उसको मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन। अब पहले जो 3 चुनाव हुए ना, उसमें सबसे पहले टॉपेस्ट कौन थी? सबसे हाईएस्ट। कहने का मतलब ये है कि पहले 3 चुनाव हुए, उसमें से कौन सी पार्टी थी जो फुल मजे ले रही थी, अपना वर्चस्व दिखा रही थी? कांग्रेस। तो अब कुछ कारण भी पता करते हैं कि क्यों ये ऐसा कर रही थी, ठीक है। उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, बता रहा हूँ ना। पहले आम चुनाव यानी लोगों के चुनाव, है ना, जनता चुनाव कर रही थी, तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसे लोगों के विचार थे, ठीक है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस नाम से जानते थे? कांग्रेस पार्टी। आज भी ऐसे बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलते ही नहीं बोलते, ठीक है। अब स्वाधीनता संग्राम के समय इसने बहुत अच्छे काम किए या अच्छा अपना अहम योगदान दिया, इसीलिए ये जो पार्टी है ये क्या कर रही थी? बार बार जीत रही थी, ठीक है। अब ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर रखा था, यानी कि इसकी जड़ें पूरे भारत में थी, पूरे भारत से इसका प्रतिनिधित्व था, यहाँ लोग जुड़े हुए थे इस पार्टी से। आज जैसे लोग बीजेपी से जुड़े हुए ना, उस समय लोग कांग्रेस से इतना जुड़े हुए थे। फिर इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री थे, और ये थे, इनके कारण ही पूरे भारत के लोग इससे जुड़े हुए थे। मैं फिर कभी समझाऊंगा, मेरे पास वो कोर्स देखना, आवश्यक राजनीति विज्ञान, उसमें बता रखा है मैंने सारा। हाँ, उसमें कौन कौन मंत्री रहे, अंतरिम मंत्रिमंडल था, एक और स्वतंत्र भारत के बाद मंत्रिमंडल बना, है ना, तो देखना, तेरे को पता लगेगा। बहुत कठिन है लेकिन मैंने करा रखा है, आवश्यक राजनीति विज्ञान, दिल्ली में मैंने दोनों ने क्लास रिकॉर्ड की ना, उसमें यही बता रखा है। किस जगह पे मिलेगा ये? मैं आज उस ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, देखना उसमें।
लिख रखा होगा अंतरिम मंत्रिमंडल, प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, एक ही वीडियो मिल जाएगा। और ये रामुलु वाला भी है, श्री रामुलु, पोटी श्री रामुलु, उसका भी है, उसका भी है। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीजें निकालते हैं, वही हेल्पफुल है। यस। अब चुनाव के परिणाम घोषित हुए 6 महीनों बाद, तो कौन जीती? कांग्रेस। लोकसभा के पहले चुनाव कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 364। कितनी सीटें मिली? 364। और टोटल सीटें कितनी थी? 389, यानी कि 90 माइनस 1 सीटें, कुल सीटें कितनी थी? 389 है ना, 89 389। और उसमें से कितनी मिली कांग्रेस को? 364 बोला मैंने, तूने 65 कैसे सुन लिया हैं? वापस सुन ले, टोटल सीटें कितनी थी? 389। अब इसमें कांग्रेस को कितनी मिली? देख लो कितना मतलब इनका वर्चस्व था। बच्ची जो कुछ छोटी मोटी पार्टियों को एक आधी 2 5 15 मिल गई, वह खुश थे वो, है ना। तो कहने का मतलब ये उस समय कांग्रेस का वर्चस्व इतना था, यानी कि कांग्रेस जीत चुकी थी। ठीक है, और एक पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक और पार्टी थी, ये 2 नंबर पे रही। 1 नंबर पे कांग्रेस और दूसरे नंबर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, याद रह जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अब पहले जो चुनाव हुए ना, पहले चुनाव फर्स्ट चुनाव हुए, उसमें 489 सीटें थी। कितनी थी? हाँ 489 थी, 489। पहले चुनाव अभी बताया ना मैंने, 364 किसने जीती? हाँ 364 किसने जीती? कांग्रेस ने। अब बाकी सीटें किसने जीत ली? बहुत सारी अलग पार्टियां थे उन्होंने। ठीक है, और फिर सेकंड टाइम पे सीटें कितनी थी? 494। कितनी थी? हाँ सीटें बढ़ गई थी, कहने का मतलब बढ़ गई थी ना, है ना। 90 91 92 93 94 बढ़ गई। तो अब उसमें से कांग्रेस ने 371 जीत ली। देख ले कितना लेवल था उस समय, समझी ना। और तीसरे चुनाव हुए 1962 में ना, सेकंड हुए थे 57 में। फर्स्ट चुनाव 1952 में हुए थे, फर्स्ट चुनाव, सेकंड 1957। ठीक है, और तीसरे चुनाव 1962, याद रह जाएंगे। पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती? 364। दूसरे चुनाव में 371 और तीसरे में 361। 10 महीने हो गई। हाँ सीटें सेम ही थी। ठीक है, टोटल सीटें सेम थी, क्योंकि दूसरे चुनाव में 394 सीटें टोटल। ठीक है, और तीसरे चुनाव में टोटल 394। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि पहले चुनाव के मुकाबले दूसरे और तीसरे में सीटें बढ़ी थी। ठीक है, इक्वल थी। ठीक है, हाँ सॉरी 494। ठीक है, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। हाँ 361 इसने लास्ट चुनाव में जीती थी। क्लियर, समझ गई? हाँ तीसरे चुनाव में 361 जीती थी। क्लियर बिल्कुल, अब समझ गई कि नहीं? और डिस्कस करते हैं। और फिर इस प्रकार प्रधानमंत्री कौन बने बताओ मेरे को? जवाहरलाल नेहरू। आम चुनाव के बाद पहले चुनाव हो गए। अरे हाँ वो मैं बाद में कभी देखेंगे, अंतरिम सरकार। अब चुनाव की बात कर रहे हैं अपन, सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हैं, उस चीज को यहाँ नहीं घुसाएंगे, इतना यहाँ पर है वही पढ़ेंगे। अब सुनना ध्यान से। दूसरा आम चुनाव कब हुआ? 1962। यस। तीसरा 62। गलती तो हो जाती है, भले तेरे से हो मेरे से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये कहाँ पर थी? केरल में। कहाँ पर थी? केरल में। यहाँ पर फिर गठबंधन की सरकार बनी, मिली जुली सरकार कहते हैं, है ना। एक आधी पार्टियां मिलके, एक इधर से मिल रही है, एक इधर से मिल रही है। ठीक है, समझ गई कि नहीं? यस।
ये कॉन्सेप्ट था। अब इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, काम की चीज़ें पढ़ेंगे अपन बस। फिर है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। ऐसा क्या था कि भाई कांग्रेस ही जीती पहले 3 चुनाव, ऐसा क्या हुआ था? ठीक है। और ये मतलब सबसे पहली बात कि स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, यानी कि जो ग्रुप आंदोलन कर रहे थे उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस जुड़ी हुई थी, पहली बात तो ये। और अगर हाँ लोगों पर कोई हिंसा हो रही है या फिर कुछ भी लोगों पर चीज़ हो रहा है ना, यानी कि मतलब किसी भी प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, तो ये पार्टी कुल मिला के सपोर्ट कर रही थी उस समय, इसीलिए ये पार्टी जीती थी। जो जनता का भला चाहेगा वही जनता का राजा होगा, है ना। जो मतलब ऐसे उल्टे पुल्टे काम करेगा उसको बताओ ना, अभी बताऊंगा। और दूसरी बात ये थी कि जो कोई मतलब उभरता हीरा दिखता उसको कांग्रेस पकड़ के ले आते, आजा अपने अंदर आजा, अपनी पार्टी का विकास कर, ऐसे। यानी कि जो लोग ऐसा लगते ना अपनी अलग पार्टी लेके चलते या फिर ऐसा कुछ होता, तो उन लोगों को क्या कर लेती है, अपने अंदर इंक्लूड करती है, समाहित कर लेती है अपने अंदर। यही मेन चीज़ थी जिसके कारण क्या होता कि कंटिन्यू 3 साल तक इसका वर्चस्व रहा। समझ गई कि नहीं? और जितने भी जन आंदोलन हुए थे मैंने बताया था, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत से आंदोलन हुए थे, तो सभी आंदोलन में मुख्य भूमिका कांग्रेस की रही। ठीक है। और इसने किसानों का भी भला चाहा, उनको भी अपने अंदर इंक्लूड किया। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योगपति थे, उनकी भी मदद की, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, गाँव के लोगों की, मजदूरों की, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, यानी कि सभी तबकों की, यानी कि जितने भी अलग अलग कैटेगरी में लोग पाए जाते, उन सभी की मदद किसने की? कांग्रेस ने की। इसीलिए उस समय एक लेवल था इसका, मतलब बीज दिलाना क्या ठीक है ना, दाम में मतलब यस। यानी कि कहने का मतलब लोगों का भला चाहती थी उस समय। आज की बात नहीं करूंगा बिल्कुल, समझ गए मेरी बात? फिर अपन एक आज के समय बीजेपी है तो उससे संबंधित भारतीय राज संघ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। भारतीय राज संघ, इसका गठन हुआ था 1951 में। सुनना ध्यान से सर, एक लास्ट लाइन में तेरे को सब समझ में आएगा, एक लास्ट लाइन है वो सब कुछ समझा देगी, लेकिन पहले सुनना। भारतीय राज संघ है ना, इसका गठन कब हुआ था? हाँ। इसके अध्यक्ष यानी संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हाँ सुन लेना, इसीलिए तो याद करा रहा हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जो थे ना, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। इनका जो एक उद्देश्य था वो ये था कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, एक देश होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए और एक राष्ट्र होना चाहिए। इस प्रकार ये मतलब भारतीय जनसंघ को लेकर चले। यानी कि चुनाव के समय इन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें रखी होगी कि हमें वोट दो, लेकिन लेना है लेना, कोई नहीं देता वोट, सारे कांग्रेस के ऊपर ही गिर रहे थे उस समय। फिर इनका ऐसा मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकत हमारे देश को बनाया जा सकता है। ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान को अलग नहीं करें और इनको मिला के एक अखंड भारत बनाए, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं गई। ठीक है। ये चाहते थे कि अंग्रेजी को हटाओ और हिंदी को राजभाषा बनाओ। ठीक है। फिर संविधान में एक ऐसी लाइन लिखी थी कि जब तक हिंदी का मतलब सभी जगह हिंदी व्यवस्थित रूप से फैल नहीं जाती है तब तक अंग्रेजी को मान्य करेंगे, और अभी तक नहीं हटाया गया है इंग्लिश को। बाकी आज हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं, अपना सारा काम हिंदी में कर लेते हैं। और क्या कितना अच्छा होता, संविधान हिंदी में होता, अपने अधिकतर वेबसाइट हिंदी में होती, जितना भी काम होता वो हिंदी में हो जाता, स्कूल में फॉर्म हिंदी में भर लेते, साला दर्पण पे काम हिंदी में हो जाता, रिजल्ट में सब कुछ हिंदी में लिख के आता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि जब तक हिंदी नहीं फैल जाती, अब तो अंग्रेजों को लगा दिया तो हिंदी कैसे फैलेगी। यानी कि उसको इतना बढ़ावा नहीं मिला है, हिंदी को इतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था, है ना। तो ये एक मेन सबसे बड़ी बात थी, इसके ये समर्थक थे। इन्होंने देखा कि 1964 में
चीन ने न्यूक्लियर बम बनाए। न्यूक्लियर बम के बारे में पता है? हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना है? वहाँ पे न्यूक्लियर बम गिराए थे। आज भी वहाँ पे कोई नहीं रह सकता है। हाँ मतलब खंडर टाइप हो गए, मतलब स्किन से संबंधित रोग हो गए, लोग कटे फटे हो गए, यानी कि चीर फाड़ हो गई, हाथ वाला हो गए, मतलब हम पतले से हो गए। यानी कि आज भी लोग वहाँ पे वैसे ही होते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन होती है, ये रेडिएशन ये एक बहुत बड़े एरिया में लोगों को ख़त्म कर देती है। परमाणु बम से हमला करना पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए हानिकारक है। परमाणु बम का यूज बहुत रेयर कंडीशन में किया जाता है, यानी कि दो देशों के बीच युद्ध हो जाता है, यदि परमाणु बम से हमला किया जाता है तो देश के अधिकतर लोग नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म। न तो वो जगह काम की रहती है, न वो लोग काम के रहते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ। इंसान जीने लायक नहीं रहता, उससे अच्छा फांसी लेके मर जाए, ऐसी कंडीशन हो जाती है। आज भी है, आज भी वहाँ पे जो लोग जन्म लेते हैं ना, वो ऐसे ही लेते हैं जहाँ पे ये हमला हुआ था। देखना हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में देखना तुम। हाँ मैंने शायद पढ़ा तो, और देख लेना। मैं आठवीं किताब में था। हाँ मेरे को पता है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो परमाणु बम ऐसा होता है, चीन जब ऐसे प्रयोग कर रहा था, है ना, ऐसे हमले, मतलब ये क्या परीक्षण करते, टेस्ट करते कि इसकी रेंज क्या होगी, कहाँ तक ये काम करेगा, है ना। तो उस समय इन्होंने सोचा कि भाई अपन भारत वाले भी ऐसे आणविक हथियार तैयार करें, ताकि जब युद्ध की जरूरत हो तब हम भी लोगों को दिखा सके कि हमारे पास इतने परमाणु बम है और हम मुकाबला कर सके। यानी कि ये प्रगतिशील क्या चाहते थे, भारत को बनाना चाहते थे, ताकतवर भारत बनाना चाहते थे। और आज के समय है कि नहीं, जहाँ कहीं मोदी जी जाते हैं उनका सम्मान होता है। तो इनका सपना कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्योंकि आज डेवलपमेंट देखो तुम, भारत में कितना डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अपन तो गांव में रहते हैं, ज़्यादा उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपन थोड़ी बहुत निगाह इधर उधर रखें, अपने दैनिक कार्यों से बाहर आए, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करें, तब हमें पता लगेगा कि भारत डेवलप हो चुका है। ठीक है, गाँव तक इंटरनेट पहुँच चुका है, तकनीकी, बिजली, लाइट, जल, सब कुछ पहुँच चुका है। ये जगह हमारे गाँव में सड़क सही नहीं बन रही, हमारे गाँव में सड़क सही नहीं बन रही है, सही बात है ना। बाकी कुल मिला के सुविधाएं हर गांव में पहुंच गई। वो तो सरपंच नहीं करता है बाबू, सरकार क्या करे। बाकी तुम्हारे जो मुरला स्कूल है ना, ऐसा स्कूल आसपास नहीं है, बहुत ही कम स्कूल होते हैं ऐसे। ये सही बोल रहा हूँ बात मैंने, क्योंकि मैंने बहुत से स्कूल देखे, वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ रहती है। यानी कि उनके पास प्रॉपर सुविधाएं भी नहीं होती, टीचर तो अलग बात रही, प्रॉपर सुविधाएं भी नहीं होती। यहाँ पर ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेरे को फैसिलिटी ज़्यादा लगी। ऐसा कौन सा स्कूल आसपास दिखा था जहाँ पे कैमरे की सुविधा है? अरे कुछ नहीं, उसके अलावा तुम्हारा और प्रोजेक्टर लगा रखा है ना, साइंस की लैब है ना, साइंस की लैब तो है ना, कुछ काम की नहीं। उसके अलावा और कौन कौन सी सुविधा है अपने स्कूल में बताओ? कंप्यूटर लैब है। उस सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब होना अच्छी बात है। हाँ, दिखाने के लिए होता है, प्राइवेट में नहीं चलाने देते, कभी कभी साथ लगाने देते। ठीक है, अब सिर्फ टीचर्स की दिक्कत रहती है, बाकी तुम्हारे यहाँ सुविधाएं सारी उपलब्ध है। और एक नए 2 कमरे भी बन रहे हैं, नए तुम्हारे स्कूल में नए कमरे बनेंगे शायद, सुनने में आया है। और बनेंगे कि बन गए? पहले आया था ना, पहले 8वीं तक तो था। नहीं अभी मतलब तुम्हारे जब फाइनल एग्जाम होते ना, अभी तब आया था कि 2 कमरे बनेंगे, अभी तक नहीं बने होंगे। बन गए ना रसोई घर, हॉल वाले, रसोई घर के अलावा बनेंगे। हाँ बनेंगे। किस लिए? हॉल के लिए बोला था, पर कमरे आए हैं शायद। अरे वो बोलते हैं 1 साल में, लेकिन होगा 5 साल। हाँ तो कुल मिला के बन जाएंगे। ठीक है, और नहीं बने तो कोई बात नहीं है, उनमें भी बढ़ रहे हैं, अपनी क्या दिक्कत है। फिर भी कुल मिला के कहने का मतलब है कि आज हम एक डेवलप कंट्री की तरह है, भिखारी की तरह नहीं है। नहीं हमारे पुराने सर है ना, वो ठीक है, मतलब इसको अच्छा चल रहा है, उनकी इमेज है सही है। अब हम बात करते हैं 1952 में। कब? 1952 में जो चुनाव हुए थे, फर्स्ट चुनाव, उसमें 3 सीटें जीती। कितनी सीटें? 3। किसने जीती? हाँ, जिसको किसके नाम से जाना गया था? भारतीय जनसंघ। हाँ, अभी भारतीय जनसंघ की हम बात कर रहे थे, भारतीय जनसंघ।
ये बीजेपी है, ठीक है। ये बीजेपी ये बाद में बीजेपी के रूप में ऊपर उभर कर आई, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि लास्ट लाइन में तेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर 1957 में इसने 4 सीटें जीती। कितनी सीटें? 4। और जो बीजेपी जो प्रत्यक्ष यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी हुई है? भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? आया समझ में? ठीक है। अब विपक्ष में जितने भी पार्टियां थी वो क्या करती? कांग्रेस की आलोचना करती। जैसे कि आज कांग्रेस आलोचना कर रही है बीजेपी वालों की, कर रही कि नहीं कर रही? कांग्रेस बीजेपी वालों, जैसे बीजेपी कोई नई योजना लेके आती है तो कांग्रेस बोलती है ये अच्छी नहीं है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। हाँ, तो आज उल्टा हो रहा है। वो मैंने देखा था, वो मतलब एक बोलते ऐसे ये मोदी जी ने सवाल है। हाँ, आज मोदी जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, ठीक है। मोदी जी ने बोला बुगा। हाँ, एक कोई स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था। वहाँ पे दंगा हुआ था ना, वहाँ पे कांग्रेस वाले जल्दी बोल रहे थे, जो उन्होंने बोला जो बीच में आएगा वो जाएगा। यस। अब विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो पक्ष बिल्कुल व्यवस्थित काम करता है। बीजेपी कोई काम करिए, कोई गड़बड़ लगती है तो विपक्ष धरना देने बैठ जाता है, भाई ये काम गलत है। फिर बीजेपी सोचे कि अब हमें कोई भी काम करना है सोच समझ के करना होगा। गलत काम करेंगे तो ये साले विपक्ष वाले आ जाएंगे, हमें करने नहीं देंगे। तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष यदि मजबूत रहेगा ना तो अपने देश का डेवलपमेंट बहुत स्पीड से होगा। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सारी विपक्षी, सारे पार्टी। क्योंकि वो बीजेपी जीत गई। जैसे बीजेपी कोई भी नई चीज लेके आया या कहीं पे कोई अव्यवस्था हो गई तो लोग जो सरकार होती है ना उस पर सवाल उठाते हैं कि आप कहाँ रो रहे थे, ऐसे बोलते आप कहाँ रो रहे थे। तो उस समय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि स्थिति को हैंडल करे, हैंडल को कर लेगी तो फिर आराम से बोल पाएगी हाँ भाई हमने हमारा काम व्यवस्थित रूप से किया। वो पूरे विदेश की मतलब पूरे सबकी अपने भारत की राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में दे रखा है, और जब संविधान से संबंधित कोई चीज आएगी तो उसमें मैं बताऊंगा राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, सारी चीजें मिल जाएंगी तेरे को। अरे वो तो पता है, 11वीं में पढ़ा था मैंने। लेकिन प्रधानमंत्री से ऊपर पद उसका होता है। हाँ, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। सिर्फ भारत की है वो? ओनली पूरे इंडिया की नहीं, दूसरे देश के लिए। जो दूसरे देशों से सारे को मिला के कोई ऊपर कौन होता है? नहीं, कोई नहीं होता। बड़े बड़े ग्रुप बने होते हैं, वो उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। ग्रुप बने होते हैं यानी कि जैसे पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याएं आती है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हो गई। तो उसमें क्या होता है कि देश जुड़ते हैं, जैसे भारत जुड़ गया है ना, उसके अलावा चाइना जुड़ गया, अमेरिका जुड़ गया, ऐसे देश मिलके ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप मिलके काम करते हैं, समय समय पर विभिन्न सभाएं होती है तो देशों के ग्रुप मिलके काम करते हैं बस। तो वहाँ देश का जो लीडर होता है वो जाता है वहाँ पे और उसमें और फिर वहाँ पे चर्चा करते हैं अगले 10 सालों तक 20 सालों तक हम कैसे ऊर्जा से संबंधित चीज़ें हैं या प्रदूषण से संबंधित चीज़ें हैं, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं, उनको हैंडल करें, कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही है, ऐसे डिस्कशन होते हैं। बाकी इसे नहीं, सारे सभी कंट्री का अपना अपना है पूरा, ठीक है ना, ऐसे।